प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी द्वितीय वर्ष डायनामिक्स यानी गति विज्ञान की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पिंडों के परिवर्तनशील त्वरण के अधीन सरल रेखीय गति का अध्ययन किया था। उसमें हमने मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति के अंतर्गत एक कण की गति किस तरह होती है उसका विस्तृत अध्ययन हमने किया था। उसी क्रम में आज हम मोशन अंडर डिफरेंट वेरिएबल लॉज यानी विभिन्न चर बल नियमों के अंतर्गत किसी कण की गति किस तरह होती है उसका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें हम लेते हैं मोशन अंडर इन्वर्स स्क्वायर लॉ यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम के अधीन किसी कण की गति क्या होती है वो हम देखते हैं। एक कण जो एक सरल रेखा में एक ऐसे आकर्षी बल के अधीन गतिमान है जो सरल रेखा पर स्थित एक स्थिर बिंदु से उसकी दूरी के व्युत्क्रम वर्गानुपाती है। हमें उस कण की गति का अध्ययन करना है। मान लेते हैं ये कोई सरल रेखा है, उस पर एक ये स्थिर बिंदु है जिसको हम सेंटर ऑफ फोर्स यानी आकर्षी बल का केंद्र कहेंगे। और मान लेते हैं कि t समय पर किसी कण की स्थिति P बिंदु पर है और OP जो दूरी है वो x है। तो इस समय कण की गति का जो समीकरण होगा वो होगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो हमें आकर्षी बल दे रखा है वह स्थिर बिंदु से कण की दूरी के व्युत्क्रम वर्गानुपाती है। तो उस परिभाषा से हमारे पास गति का समीकरण हुआ mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाय एक्स स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x डबल डॉट इज इक्वल टू म्यू बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ लैम्डा बाय m को हमने म्यू से रिप्लेस कर दिया है और यह एक प्रोपोर्शनलिटी यानी समानुपाती अचर है। x डबल डॉट को हम यूँ लिख सकते हैं v dv बाई डी एक्स एक्सेलरेशन का दूसरा फार्मूला है। और अब हम इसको एक समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं और यहाँ वेरिएबल्स को सेपरेट करके जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बाई एक्स प्लस सी, जहाँ c जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकल अचरांक है। अब मान लेते हैं कि अगर पार्टिकल a से स्टार्ट होता है और OA जो दूरी है वो स्मॉल a मान लेते हैं, तो a बिंदु पर प्रारंभ में x का मान स्मॉल a हो जाएगा और वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और ये वैल्यूज़ जब हम इस समीकरण में रखेंगे, यहाँ पे v की जगह 0 और x की जगह a, तो हमें c का मान प्राप्त होगा -2 म्यू बाई a। ये मान वापस इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू इंटू 1/x माइनस 1/a। एंड दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t। यानी यह जो है हम समीकरण नंबर 2 हमें किसी समय t पर बिंदु किसी कण की दूरी एवं वेग में संबंध बताता है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 2 म्यू रूट ऑफ 1/x माइनस 1/a। माइनस हमने इसलिए लिया क्योंकि पार्टिकल डिक्रीजिंग साइड से आ रहा है, दूरी कम होते हुए उल्टी दिशा में चल रहा है, यानी A से O की तरफ चल रहा है, दूरी कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से यानी x अलग और t अलग हम करेंगे तो हम इस तरह लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ a बाई 2 म्यू रूट ऑफ x अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करने पर हमें मिलता है t इज इक्वल टू इधर तो t और इधर साइन ऑफ इंटीग्रेशन रूट ऑफ x अपॉन a माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। यहाँ हमें इसको इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम मान लेते हैं कि x का मान a कॉस स्क्वायर थीटा है, तो dx का मान होगा -2a कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। और ये वैल्यूज़ जब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बचता है रूट ऑफ a बाई 2 म्यू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2a कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको इस तरह लिख सकते हैं a रेज टू 3/2 अपॉन रूट 2 म्यू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। फिर इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आता है t इज इक्वल टू a रेज टू 3/2 अपॉन रूट 2 म्यू
थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस के एक बार फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। हमने x का मान a cos स्क्वायर थीटा माना था और इसलिए यहाँ पे जब हम थीटा का मान सब्सटीट्यूट करेंगे तो थीटा की जगह होगा cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x बाई ए। साइन 2 थीटा को हम खोल देते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा के फॉर्म में, और यहाँ पे साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है रूट ऑफ x बाई ए रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई ए और k एज इट इज़। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू होगी a रेज टू 3/2 अपॉन रूट 2 म्यू cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x बाई ए प्लस 1 अपॉन ए रूट ऑफ ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के। पुनः कण की गति कैपिटल ए बिंदु से प्रारंभ होती है तो वहाँ पर x का मान a होगा और t का मान 0 होगा, और ये मान जब हम यहाँ रखेंगे तो हमें k का मान भी 0 प्राप्त होता है। तो t का मान प्राप्त हुआ a रेज टू 3/2 अपॉन रूट 2 म्यू cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x बाई ए प्लस 1 अपॉन ए रूट ऑफ ax माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब हमें केंद्र बिंदु O तक पहुँचने का समय निकालना है, तो इस समीकरण में x का मान 0 रख देंगे क्योंकि जब O बिंदु तक पार्टिकल पहुंचेगा वहाँ दूरी वहीं से हम नाप रहे हैं तो x का मान 0 हो जाएगा, और t का मान कैपिटल T मान लें। तो ये दोनों मान जब हम इस समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल T इज इक्वल टू a रेज टू 3/2 अपॉन रूट 2 म्यू cos इनवर्स 0 प्लस 0, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं π/2 a रेज टू 3/2 अपॉन रूट 2 म्यू, और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। तो इस तरह इस समीकरण से हम ए से ओ तक का समय ज्ञात करेंगे, और ये समीकरण नंबर 3 से हम किसी भी पार्टिकल की t समय पर दूरी के बीच संबंध को दर्शाता है, और इस समीकरण से हम दूरी और समय का संबंध ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद उस कण की प्रकृति क्या होगी गति की, तो हम ये देखें कि पार्टिकल ए से चला था और ओ तक पहुंचा है। जब समीकरण नंबर 2 में हम x का मान 0 रखेंगे तो उससे हमें वेलोसिटी का मान अनंत प्राप्त होता है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जब पार्टिकल A से O पे पहुँचेगा, O पर वेलोसिटी अनंत है तो पार्टिकल यहाँ रुकेगा नहीं और पार्टिकल O से A डैश की तरफ बढ़ेगा, और जैसे जैसे वो बढ़ेगा A डैश की तरफ तो उसकी गति कम होती जाएगी क्योंकि आकर्षण बल O की तरफ खींचता है। तो एक बिंदु A डैश ऐसा आएगा जहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक क्षणिक विरामावस्था से वो पार्टिकल चूँकि वहाँ वेलोसिटी 0 हो गई लेकिन O बिंदु पर आकर्षी बल लग रहा है, इसलिए पार्टिकल को वो आकर्षित करेगा, तो पार्टिकल फिर O की तरफ बढ़ेगा और O पर पहुँचते पहुँचते उसका आकर्षण बल 0 हो जाएगा लेकिन वेलोसिटी फिर अनंत हो जाएगी, तो पार्टिकल फिर A की तरफ बढ़ेगा। इस तरह पार्टिकल A से O, O से A डैश, पुनः A डैश से O एंड O से A की तरफ गति करता रहेगा। तो इस प्रकार पार्टिकल की जो गति होगी वो दोलनकारी होगी, और इस तरह उसका जो संपूर्ण आवर्तकाल होगा वह A से O प्लस O से A डैश प्लस A डैश से O प्लस O से A यानी 4 इंटू कैपिटल T के बराबर होगा। और जब हम कैपिटल T का मान यहाँ से रखेंगे तो हमारे पास दोलन का संपूर्ण काल आएगा 2 पाई a रेज टू 3/2 अपॉन रूट। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी कण की गति क्या होती है। अब हम इसका अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने धरातल के ऊपर वाले किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल से आकर्षित करती है, और अपने धरातल के अंदर वाले किसी पिंड को केंद्र की ओर केंद्र से दूरी के समानुपाती बल से आकर्षित करती है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण के अधीन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन कण की गति का समीकरण x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू बाय एक्स स्क्वायर होगा, जबकि कण पृथ्वी के धरातल के बाहर हो। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, और उसी कण की गति का समीकरण x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स होगा यदि वह कण पृथ्वी के धरातल के अंदर हो, और इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या स्मॉल r हो
तो पृथ्वी के धरातल पर x इक्वल टू r और x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण रखें। तो समीकरण फर्स्ट से हमारे पास माइनस जी इज इक्वल टू माइनस म्यू बाय आर स्क्वायर, इससे हमें म्यू का मान जी आर स्क्वायर प्राप्त होता है। और समीकरण सेकंड से माइनस जी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा आर, और इससे हमें लैम्डा का मान जी बाय आर प्राप्त होता है। ये म्यू और लैम्डा जो है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रताएं होती हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रश्न है, शो दैट द टाइम ऑफ डिसेंट टू द सेंटर ऑफ फोर्स, द फोर्स वेराइंग इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर थ्रू द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल डिस्टेंस इज टू दैट थ्रू द लास्ट हाफ एज पाई प्लस टू इज टू पाई माइनस टू। यानी यदि किसी कण पर क्रियाशील बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि बल केंद्र की ओर चलने वाले पिंड द्वारा प्रथम आधी दूरी तथा द्वितीय आधी दूरी चलने में लगने वाले समय का अनुपात पाई प्लस टू इस टू पाई माइनस टू होगा। मान लेते हैं कि कण विरामावस्था से ए बिंदु से रवाना होता है और इस ए बिंदु की केंद्र यहाँ ओ है, ओ से दूरी स्मॉल ए मान लेते हैं, यानी ओ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए। और मान लेते हैं कि कण किसी समय टी पर पी बिंदु पर है और ओ पी दूरी एक्स मान लेते हैं। तो कण की गति का समीकरण होगा एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू बाय एक्स स्क्वायर। म्यू बाय एक्स स्क्वायर इसलिए क्योंकि जो कण का बल दिया हुआ है, क्रियाशील बल जो है वह दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर समीकरण हुई एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू बाय एक्स स्क्वायर। म्यू यहाँ समानुपाती अचर है। एक्स डबल डॉट को हम वी डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो समीकरण हुई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू बाय एक्स स्क्वायर। वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हमारे पास है वी डी वी इज इक्वल टू माइनस म्यू बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रेट करने पर हमें मिलता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू म्यू बाय एक्स प्लस सी। कण ए बिंदु से आरंभ करता है, इसलिए ए बिंदु पर x का मान स्मॉल ए के बराबर होगा और विरामावस्था से प्रारंभ करता है, इसलिए वेलोसिटी जीरो होगी। तो v इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू ए जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें c का मान प्राप्त होगा माइनस टू म्यू बाय ए। ये मान c का पुनः यहाँ स्थापित करेंगे तो हमें मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू म्यू इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन ए। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस रूट टू म्यू रूट ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन ए। यहाँ हमने माइनस चिन्ह लिया है क्योंकि कण घटती दूरी की तरफ जा रहा है, यानी ए से ओ की तरफ जा रहा है डिक्रीजिंग साइड। तो यहाँ हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे और इस v को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। एक बार फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हमारे पास रिजल्ट है डी टी इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ ए बाई टू म्यू रूट ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स। अब हमें कण की प्रथम आधी दूरी का समय निकालना है। तो ए बिंदु से प्रारंभ होता है, ए पर x का मान a था, तो मान लेते हैं कि x इक्वल टू ए से x इक्वल टू ए बाई टू दूरी तक चलने में कण द्वारा t1 समय लगता है। तो dt की लिमिट हो गई 0 से t1 और x की लिमिट हो गई a से a बाई टू। तो ये लिमिट रखेंगे हम यहाँ और इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम x इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा मान लेते हैं, यानी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ए कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। x का यह मान यहाँ रख के जब हम सरल करेंगे तो हमारे पास बचेगा dt का इंटीग्रेशन t1 विद लिमिट और यहाँ पे रूट ऑफ a बाई टू म्यू। यहाँ x इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा से लिमिट चेंज होकर 0 से पाई बाई 4 हो जाएगी और ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0 से पाई बाई 4 टू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं और फिर हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 लिमिट 0 से पाई बाई 4। लिमिट सब्सटीट्यूट करने पर हमें मिलता है a रेस टू 3 बाई 2 अपॉन रूट 2 म्यू इंटू पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2। ये t1 का मान प्राप्त हुआ और उसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। लास्ट हाफ डिस्टेंस के लिए लिमिट हम
x की लिमिट हमारे पास है x इक्वल टू a बाई 2 से x इक्वल टू 0, और टाइम हम मान लेते हैं t2। तो t की लिमिट हो गई 0 से t2 और x की लिमिट हो गई a बाई 2 से 0। एक बार फिर x इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ रख के जब हम सरल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा t2 इज इक्वल टू a रेस टू 3/2 अपॉन रूट 2 म्यू साइन ऑफ इंटीग्रेशन π/4 टू π/2 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है थीटा प्लस साइन 2 थीटा/2। और यहाँ फिर जब हम इस थीटा में लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास है a रेस टू 3/2 बाई रूट 2 म्यू इंटू π/2 माइनस π/4 प्लस हाफ, यानी t2 का मान हमें प्राप्त होता है a रेस टू 3/2 अपॉन रूट 2 म्यू इंटू π/4 माइनस हाफ। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो प्रथम आधी दूरी चलने का समय t1 समीकरण नंबर 1 से प्राप्त हुआ, और अंतिम आधी दूरी चलने का समय t2 हमें समीकरण नंबर 2 से प्राप्त हुआ। और इन 1 और 2 समीकरणों को जब हम भाग देंगे अनुपात निकालने के लिए तो हमें अनुपात प्राप्त होता है t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू π+2 अपॉन π-2, और यही अनुपात हमें पूछा गया था। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। प्रश्न है ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एट इन्फिनिटी एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द सरफेस एंड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी यदि कोई कण अनंत दूरी से विरामावस्था से पृथ्वी तल पर गिरता है तो पृथ्वी तल पर तथा पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने पर उसका वेग ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये एक पृथ्वी है, ये उसका केंद्र हो गया, ये उसका पृथ्वी का तल हो गया, धरातल, और अनंत से पार्टिकल आ रहा है। तो मान लेते हैं कि किसी समय t पर पार्टिकल p बिंदु पर है और ये धरातल के बाहर है, इसलिए जब कण धरातल के बाहर होगा तो कण की गति का समीकरण x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा। यहाँ x O से P की दूरी ले रहे हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब पृथ्वी के धरातल पर x का मान r होगा और एक्सेलरेशन g होगा, तो हमारे पास इस समीकरण से एक्सेलरेशन हो गया g और x का मान r होगा तो म्यू बाई आर स्क्वायर, तो इससे हमें म्यू का मान प्राप्त होगा जी आर स्क्वायर। ये म्यू का मान हम पुनः इस समीकरण में रखेंगे। तो समीकरण 1 से हमारे पास है d2x बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस जी आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और d2x बाई dt2 को हम लिख सकते हैं vdv बाई dx। एक बार फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हमारे पास है vdv इज इक्वल टू माइनस जी आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करने पर हमें मिलता है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr स्क्वायर बाई एक्स प्लस के। प्रश्न में ये दिया हुआ है कि कण अनंत से आ रहा है, तो जब x इक्वल टू इन्फिनिटी होगा वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि कण विरामावस्था से आ रहा है। तो x इक्वल टू इन्फिनिटी और v इक्वल टू 0 जब हम यहाँ इस समीकरण में रखेंगे तो हमें a का मान 0 प्राप्त होगा, अर्थात v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr स्क्वायर बाई एक्स। तो p पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी रूट ऑफ 2gr स्क्वायर बाई एक्स। अब पृथ्वी के धरातल पर हमें वेलोसिटी ज्ञात करनी है, तो पृथ्वी के धरातल पर x का मान r होता है, तो x का मान r रखें क्योंकि हमने यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या r ली है। तो जब हम x का मान r रखेंगे तो धरातल पर उस कण का जो वेग होगा वो हमें रूट ऑफ 2gr के बराबर प्राप्त होगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब मान लेते हैं कि पार्टिकल पृथ्वी तल के धरातल से अंदर की तरफ केंद्र की ओर जा रहा है, तो केंद्र धरातल के अंदर किसी समय t पर पार्टिकल की स्थिति मान लेते हैं q बिंदु पर है, और उस q बिंदु की केंद्र से दूरी को अब हम अगर x माने तो उस पार्टिकल की q बिंदु पर गति का समीकरण होगा d2x बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स। चूँकि पार्टिकल पृथ्वी के धरातल के अंदर की तरफ है, इसलिए जो गति का समीकरण होगा वो होगा x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स, और यहाँ हम इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। पृथ्वी के धरातल पर x इक्वल टू आर और x डबल डॉट का मान माइनस जी होता है। ये मान जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें लैम्डा का मान प्राप्त होगा जी बाई आर। यह लैम्डा का मान 3 नंबर समीकरण में रखें तो हमारे पास इक्वेशन आती है d2x बाई dt2
इज इक्वल टू माइनस जी बाई आर ऑफ एक्स। d2x बाई dt2 को फिर v dv बाई dx से रिप्लेस करते हैं और यहाँ पर हम v और x को अलग करते हैं, यानी वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट है v dv इज इक्वल टू माइनस जी बाई आर एक्स डी एक्स। एक बार फिर इंटीग्रेट करें तो हमारे पास है वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी बाई आर एक्स स्क्वायर प्लस बी। पृथ्वी के धरातल पर x का मान r होगा और v का मान रूट ऑफ 2gr जो हमने समीकरण नंबर 2 में निकाला है। तो v स्क्वायर की जगह 2gr और x की जगह r जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें b का मान 3gr प्राप्त होता है। यह b का मान पुनः हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी का समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी बाई आर एक्स स्क्वायर प्लस 3gr। यह कण की q बिंदु पर वेलोसिटी है। हमें पृथ्वी के केंद्र पर वेलोसिटी ज्ञात करनी है, तो केंद्र पर वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे। तो जब हम x का मान 0 रखेंगे तो हमें प्राप्त होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3gr, यानी v इज इक्वल टू रूट ऑफ 3gr और यह कण की पृथ्वी के केंद्र पर वेलोसिटी होगी।